गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है। ये क्यों होता है, कहाँ पे होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ह्यूमन जो है एब्डोमेन हमें नज़र आ रहा है, उसके अंदर किसको हाईलाइट किया गया है, ये स्टमक है। अब स्टमक की कुछ फाइंडिंग है जो कि यहाँ पे ये देखें दिखाई गई हैं। हम लोग देखते हैं, अगर इसकी एनाटॉमी को देख लेते हैं तो स्टमक जे शेप का होता है। जैसे इंग्लिश का वर्ड जे होता है, ऐसे ही स्टमक की शेप होती है। सबसे ऊपर ये जो है एसोफेगस जो है, यहाँ से ये देखें, ये लाइनिंग नज़र आ रही है, ये एरो बनाया गया है कि एसोफेगस जो है वो ये वाला एरिया जो है, ये पाइपलाइन की तरह जो है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है स्टमक, और जो एक पूरा प्रॉपर जो हम लोग देखते हैं अगर एनाटॉमी, तो माउथ से लेके स्टमक तक जो एक पाइप इसको जोड़ रहा होता है। जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है स्टमक तक कैसे पहुंचता है, वो एसोफेगस ही ट्यूब होती है जो कि खाने को हेल्प आउट करती है हमारे स्टमक में लेके आने के लिए। अब स्टमक क्या है, स्टमक हमारे जैसे हम मैदा भी बोलते हैं, ये क्या है, ये पाइप है, इसको एसोफेगस कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ, ये जहाँ पे ये छोटा सा कर्व बना हुआ है, यहाँ से मुड़ा हुआ है, जो इसको कार्डियोस्फिंटर बोला जाता है। यूजुअली इसके दो स्फिंटर होते हैं, एक कार्डियोस्फिंटर है और एक क्या है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंटर है, जहाँ पे ये किसके साथ, ड्यूटीनम कहते हैं इंटेस्टाइन को। जो इंटेस्टाइन के साथ जब ये अटैच हो जाता है तो इसे पाइलोरिक स्फिंटर कहा जाता है, और इस एरिया को पाइलोरिस कहा जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे इसके गिर्द क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, मस्कुलर ये बना होता है बॉडी इसकी जो है। ऊपर वाला ये हिस्सा जो है, ये फंडस कहलाता है, ये सरोसा है, और ये इनसाइड क्या है, बॉडी है इसकी। और ये जो है अंदर मैकूजा होता है। जो मैकूजा है वो लाइनिंग को कहते हैं। स्टमक के अंदर जो लाइनिंग होती है, जो दीवार है, दीवार के ऊपर इस तरह से लाइनें सी बनी होती हैं, उसे क्या कहते हैं, मैकूजा कहते हैं। और ये जो है फंडस है, ये कर्व शेप का है। जैसे यहाँ से कर्व जो है ये बड़ा सा आता है, इसे क्रिवेचर कहते हैं, यानी कि ग्रेटर क्रिवेचर कहते हैं। इसी तरह जो है ये स्टमक की शेप है। छोटी सी एनाटॉमी हमने देख ली है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये नॉर्मल शेप है। मैंने जैसे खाना खाया, आपने, मैंने खाना खाते हैं, ये नॉर्मल फ्लोरा जो कि हमारी स्टमक के अंदर क्या है, ये HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है नॉर्मल, इसका अमाउंट हमारे स्टमक के अंदर 1000 कहते हैं 1 लीटर, या फिर 1.5 लीटर जो है नॉर्मल इसके अंदर होता है HCl। अगर इसकी pH अगर हम लोग देखते हैं तो pH इसकी 1.5 से 3.5 तक की नॉर्मल pH काउंट की जाती है। ये नॉर्मल फाइंडिंग हमने देखी। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, हमने बात करनी है डिजीज पे, जो कि हमारा टॉपिक है। इसी के साथ जो है मिस सोफिया अकील की तरफ से आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आपको मेरे सब्जेक्ट, मेरे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी ये स्टडी जो है पहुंच सके, दूसरों तक ये नॉलेज पहुंच सके। तो इसी तरह अगर जब हम एक दूसरे को बताएंगे तो हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ता है, एजुकेशन जो है वो बढ़ती है। तो हम बेसिक अपना स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज जो है, इसे GERD के नाम से भी जाना जाता है, अगर शॉर्ट फॉर्म आ जाता है GERD कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज एसिड रिफ्लक्स। यानी कि हमने जैसे वो पिक्चर में हम बैक जो पिक्चर देखते हैं, ये जो है एसिड यहाँ पे नॉर्मल है, ये देखें मसल्स जो हैं, जो स्फिंटर हैं, ये क्या है, यहाँ से क्लोज है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, डिसऑर्डर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या रीजन है। इस लॉन्ग टर्म कंडीशन इन विच स्टमक कंटेन राइज अप इनटू द एसोफेगस, यानी कि सॉरी,
जो ये गैस्ट्रिक एसिड है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स कहते हैं कि वापस जाना, खाना पीना या ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये क्या होता है, ये वापस उसमें स्फिंक्टर के अंदर आना, एसोफेगस स्फिंक्टर के अंदर आना शुरू हो जाता है। ये डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर क्यों हुआ है, क्या रीज़न है कि यहाँ ये जो नॉर्मल है यहाँ से ये आउट हो रहा है। इट इज़ अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट अकर व्हेन एसिडिक stomach juice or food and fluid back up from the stomach into the esophagus। वही बात कि ये क्यों हुआ है, ड्यू टू सम रीज़न। वो रीज़न क्या है उसको हम लोग रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और क्या हो रहा है ये डिजीज़ में, बेसिकली हो क्या रहा है, रिफ्लैक्सिस हो रहा है, यानी कि ये खाना पीना जिसमें वो बात कर रहे हैं, कोई भी स्टमक का जूस, HCl जो है उसे स्टमक जूस भी बोला जाता है, या फिर क्या है, खाना या कोई भी पीना, लाइक हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, वो सारा क्या हो रहा है, बैक एसोफेगस में आ रहा है। जैसे कि नॉर्मल क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है, लेकिन इस डिजीज के अंदर वो बैक फ्लो हो रहा है, वो वापस जा रहा है, जिसे क्या बोला जाता है, रिफ्लक्स बोला जाता है। अब ये आप देख रहे हैं प्रीवियस पिक्चर में क्या था, यहाँ पे क्या था, ये क्लोज था और ये जो HCl है स्टमक के अंदर ही यहाँ पे मूव कर रहा था। अब क्या हो रहा है कि ये आउट ऊपर तक जा रहा है, ये इसे GERD बोला जाता है, गैस्ट्रो एसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज बोला जाता है। सही है। ये जो जूस है, जो नॉर्मल जूस है या फिर खाना पीना भी इसके साथ मिलके आउट हो रहा है, वो एसोफेगस में कंटिन्यूसली जा रहा है। ये एक फाइंडिंग है, ये देखें, ये जो है किस तरह से एक प्रॉपर जो है नॉर्मल, किस तरह हमारा स्टमक जो है वर्कआउट करता रहता है, किस तरह से ये काम करता है। अगर हमने खाना खाया है तो वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और फिर जो है वो नॉर्मल हेल्दी ये एक स्टमक है। लेकिन अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये क्या है, ये आउट, ये एसोफेगस में वापस जा रहा है। दिस इज ऑल्सो पिक्चर। कॉजेज इसकी क्या है, इसकी ओबेसिटी कॉज हो सकती है, यानी कि ओबेसिटी अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं हम लोग तो हमारा प्रेशर जो है अब्डोमेन का, यानी कि पेट के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा चर्बी है जो कि हमारे किसको जो स्टमक है उसकी तरफ प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टमक ऊपर की तरफ उठेगा, और जब ऊपर की तरफ उठेगा तो मसल भी हमारे उसमें इन्वॉल्व होंगे, और मसल इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा कि वहाँ जो है वो मसल लूज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या हुआ कि वहाँ के मसल लूज हुए, और मसल लूज होने की वजह से ये जैसे हम लोग देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये मसल यहाँ के एसोफेगस के मसल्स लूज हो गए हैं। अब यहाँ नीचे से जो है, यहाँ ये जो है, अगर ये पेट हमारा बहुत ज़्यादा मोटा है तो ये प्रेशर करेगा, और प्रेशर जब होगा तो स्टमक ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाएगा, इसको जगह कम मिलेगी, और जब जगह कम मिलेगी तो जो खाना पीना है वो ऊपर को प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर ऊपर होगा तो ये जगह, लाइक जैसे अगर हम लोग किसी पाइप में या किसी भी उसमें पॉलिथीन के अंदर पानी भरते हैं और फिर उसको जो है गुब्बारे की एग्जांपल ले लेते हैं, तो जब गुब्बारे को प्रेशर देते हैं तो वो पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाता है। ऐसे ही खाना जो है, स्टमक हमारा ऊपर की तरफ जब उठता है तो ये जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो ये मसल क्या होंगे, लूज होंगे, और लूज होंगे तो फिर ऑटोमेटिक जो है खाना वहाँ जाना शुरू हो जाएगा। बल्जिंग ऑफ द टॉप ऑफ द स्टमक अप इनटू द डायफ्राम, डायफ्राम जो है उससे भी आउट स्टमक समटाइम क्या होता है, निकल जाता है। लाइक यहाँ से ये देखें, ये जो है ये डायाफ्राम है, नॉर्मल जो है यहाँ डायाफ्राम होता है, और ये स्टमक जो है ऊपर को निकल जाएगा, बल्ज कर जाएगा ये डायाफ्राम, क्योंकि वहाँ के मसल लूज हो गए हैं और ये अपनी जगह छोड़ के दूसरे ऑर्गन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब दूसरे ऑर्गन की तरफ जाते हैं तो वो दूसरी डिजीज, किसी और डिजीज में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसे हाइटल हर्निया कहते हैं। हाइटल हर्निया का जो है प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, पूरा एक टॉपिक है, वो आप देख लीजिएगा, एक अलग से उसकी वीडियो बनी हुई है। प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि फिटस जो है एब्डोमेन के अंदर होता है, ये भी प्रेशर इंक्रीज करता है। हमारे जितने भी ऑर्गन है पेट के अंदर जो है फीमेल के, जैसे इंटेस्टाइन है, किडनीज है, लीवर है, स्टमक है, क्या होता है कि जब बेबी की ग्रोथ होती है एब्डोमेन के अंदर, वो जब बढ़ता है तो क्या होता है, सारी ऑर्गन्स जो हैं वो साइड पे लगना शुरू हो जाते हैं, उन पे प्रेशर आता है। ये भी एक कॉज बनती है, ये भी एक रीज़न बन सकती है। कनेक्टिंग टिश्यू डिसऑर्डर, अगर टिश्यू जो है डिसऑर्डर हो जाता है, कुछ भी इंजरी हो गई है वहाँ पे, या फिर क्या हुआ है, प्रॉपर उसको ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई वहाँ नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या होगा, इंजरी होना शुरू हो गई। इंजरी होगी तो वो टिश्यू जब कंप्लीट नहीं बनेंगे तो क्या होगा, वो मसल तक भी सप्लाई नहीं होगी। मसल तक सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ के मसल क्या होंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे। डिलेड स्टमक एम्प्टी, ये भी रीज़न हो सकती है कि स्टमक जो है कंटिन्यूसली एम्प्टी रहने की वजह से स्क्विज होना शुरू हो जाएगा। स्मोकिंग इसका बहुत बड़ा रीज़न है। स्मोकिंग की वजह से कैफीन होती है, कैफीन क्या करती है, हमारे मसल्स को रिलैक्स कर देती है, और जब मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो कॉज हो सकती है एसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ईटिंग लार्ज मील आर ईटिंग लेट एट नाइट, जब रात को खाना खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से भी, हम एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने से कहते हैं कि मेरा खाना जो है मुंह तक आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा, मैंने ओवर ईटिंग कर लिया, आज मेरे से ज़्यादा खाया गया है। या फिर हम लोग काम करने की वजह से हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम इवनिंग में खाना खाएं और थोड़ा वॉक करें या चलता फिरते इस तरह से। यूजली टाइमिंग जो होती है 6 से 7 बजे तक खाना रात का खा लेना चाहिए, या मैक्सिमम 8 बजे तक भी। जो लोग लेट नाइट तक जो है जागते या चलते फिरते रहते हैं, तो अगर आप खाना खाओगे 10-11 बजे तक और उसके बाद सोने के लिए बेड पे चले जाएंगे, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा और पूरा खाना जो है हमारा ऊपर की तरफ, उसका भी प्रेशर बनेगा। ईटिंग सर्टेन फूड ट्रिगर सच एज अ फैटी और फ्राइड फूड जो हैं, क्योंकि ऑयली होते हैं, वो भी एक रीज़न बनते हैं। लाइनिंग को, जो हमारी मिकुजा लाइनिंग है स्टमक की, उसको क्या करते हैं, उस लाइनिंग को रप्चर करने के लिए, या इसके जो है वो पेनिट्रेट हो जाता है वो ऑयल जो है लाइनिंग के अंदर, क्योंकि ज़्यादा ऑयल होता है तो वो क्या होता है, ऑयल वहाँ पे चिपक जाता है, जिससे लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होती है। और जब वो वहाँ डिस्टर्ब होती है तो रीज़न बनता है कि खाना जो है प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता स्टमक, और खाना वापस आना शुरू हो जाता है। ड्रिंकिंग सर्टेन बेवरेजेस सच एज अल्कोहल और कॉफ़ी, बोथ आर हाईली कैफीन कंटेन करने वाली ये बेवरेजेस हैं, दोनों के अंदर हाई उसमें होता है, बहुत ज़्यादा कैफीन मौजूद होता है, जो कि हार्म होता है हमारे स्टमक के लिए। टेकिंग सर्टेन मेडिसिन सच एज एस्प्रिन, एस्प्रिन जो है इसके अंदर ये भी स्टमक को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। किस वे में हार्म पहुंचाता है, एस्प्रिन जो है एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट उसे कहते हैं जो ब्लड को थिन करता है, यानी कि क्लोट नहीं बनता। एक नॉर्मल होता है जिसमें ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम हमारी बॉडी के अंदर जो है मौजूद होता है। एक टाइमिंग जो है कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, खुदावंद की तरफ से एक टाइमिंग बनाई हुई है। जैसे कट लग जाता है और थोड़ी देर में वो ब्लीडिंग जो है, कट लगने के बाद अगर ब्लड निकलता है तो वो ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाती है। इस पर भी मैंने एक जो है ब्लड ग्रुप का जो है वो बनाया हुआ है कि ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, किस तरह से कट लगता है और किस तरह से वो जो है ब्लीडिंग रुकती है। उसको देखने के लिए ये आइकन में देख लीजिएगा, ऊपर जो है इसका रेफरेंस दे दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एस्प्रिन जो है एंटीकोगुलेंट होती है, और ये भी रीज़न बनती है स्टमक के अंदर बहुत सारी वेन्स जो हैं वो ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, और वहाँ की वेन्स जो हैं वो भी सम टाइम क्या होता है, एस्प्रिन की वजह से बहुत थिनी जो होती हैं वो कभी रप्चर भी हो जाती है। तो ये एस्प्रिन जो है ये रीज़न बनती है एपिगैस्ट्रिक पेन की। होप सो आपको सही ये अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं
पैथोफिजियोलॉजी, इसको देखने के लिए मेरी दूसरी वीडियो का वेट करिएगा, बल्कि वो वीडियो आ जाएगी कल तक, तो आप ज़रूर इसको कंटिन्यू करेंगे। ये भी ख़त्म नहीं हुआ हमारा, अभी पैथो पे हम हैं, कॉजेज़ जो हैं वो हमने पढ़ ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंच सके और हम मिलकर सीख सकें। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।